तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो दोस्त, तो आ गए हैं आज फिर आप लोगों के बीच थ्योरी का पार्ट 3 वीडियो लेकर के, जो भारती भवन का बुक से है और क्लास 9th का है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th एक्सरसाइज 1 के लिए है और थ्योरी पार्ट 3 है भारती भवन बुक से। और मैं JK प्रजापति आप लोगों के बीच आज समक्ष आ चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो इनसे पहले बताए थे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बताए हुए थे, और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, और वही सारा सब है। और समतुल्य का वैलेंट रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक बनाए रहें और वीडियो को पूरा अंत तक वॉचिंग कर आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट प्यारा सा करें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों के बीच डालेंगे तो सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा। तो आप लोग वीडियो पे बना रहे बिना विलंब किए हुए इस वीडियो पर, और इस सवाल के माध्यम से समझने की चेष्टा और अच्छी तरह से समझने की काम करेंगे। जहाँ पे समझ ना आए तो वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से समझ लेंगे। वीडियो को एक एक करके, एक बार में नहीं समझ आएगा फिर से इस वीडियो को रिप्लाई करके फिर से देख करके अच्छी तरह से समझ करके अगले पार्ट की वीडियो देखने का काम करेंगे। तो आप लोग बना रहिए वीडियो का अंत तक। तो चलिए आइए, पहला स्टार है मेरा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। भिन्न हम किसको कहेंगे, तो अपना समझने की काम किया जाए। भिन्न किसको कहेंगे? भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। बचपन में भी बहुत सारा सीखे हुए, जहाँ पे हम जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, इसके बाद फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। फ्रैक्शन में भी होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद ऐड फ्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन होता है, डिवाइड फ्रैक्शन होता है। तो यही सारा सब उसमें होती है, और मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, तो उसमें सब मिला के दिया जाता है। तो अभी हम केवल इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रैक्शन क्या है, किसको कहेंगे, किस रूप में रहता है, उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रैक्शन, कोई भी पूर्णांक P में Q से भाग देने पर प्राप्त संख्या P/Q को भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न का इंग्लिश वर्ड होता है फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं। P को अंश यानी नोमिनेटर, नोमिनेटर, और Q को हर, डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे आप देखिए भिन्न किस रूप में रहता है, अंश और हर किस में रहता है, बटा में। अंश बटा के ऊपर और हर बटा के नीचे होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि 3/5 -7/8 -9/12 -18/16 इत्यादि। यानी बटा के रूप में जो भी हो उसको भी हम भिन्न कहेंगे, और बिना बटा के रूप में जो भी हो उसको भी हम भिन्न कह सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप लोग समझ लीजिए। कॉमा नए कुछ है तो अपना मन से तो 1 बटा दे सकते हैं ना। यहाँ पे माइनस में 5 रहेगा या माइनस में 8 रहेगा, इसमें कुछ नहीं है बटा में, तो हम अपना मन से कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो उसको भी हम भिन्न कह सकते हैं, वो भी भिन्न का ही रूप होता है। और भिन्न ही फ्रैक्शन जो होती है रेशनल नंबर में बदलता है। तो फ्रैक्शन को भी रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि भिन्न को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो वो सारा सब हो गया भिन्न। फिर इसके बाद आ गया अगले, वही स्टार है परिमेय संख्या। इंग्लिश इसका क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त होती है। फिर से समझ लेना है, परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त होती है। मान लेते हैं कि a कोई एक परिमेय संख्या हुआ, या नहीं तो इसमें तो हम माने P/Q माने, तो P कोई परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। Q से इसमें भाग देते हैं, तो इनसे क्या प्राप्त होगा, P/Q। इनसे प्राप्त क्या होता है, P/Q।
तो भाग को ही बटा के रूप में लिखा जाता है, तो p बटे q प्राप्त होगा। तो प्राप्त होती है जिसका रूप p बटे q होता है। तो यहाँ पे हम p बटे q माने हैं, आप लोग जो है यहाँ पे a बटे b भी माने। a यदि पहला पूर्णांक मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक b मानेंगे तो a बटे b होगा। वही पहला पूर्णांक m मानेंगे, दूसरा पूर्णांक n मानेंगे तो m बटे n हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें कि परिमेय संख्या मैक्सिमम जो होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा p बाई q मानते हैं और a बाई b मानते हैं, और अदरवाइज ए बी सी डी का A to Z लेटर एनी 2 लेटर आप कोई भी मान के बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जिसका रूप अर्थात परिमेय संख्या का रूप, यहाँ पे क्या समझेंगे, जिसका रूप का अर्थ होता है परिमेय संख्या का रूप p बाई क्यू होता है, जहाँ p और क्यूब में p और क्यूब क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद कह रहा है कि क्यूब डज नॉट इक्वल 0, अर्थात q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के ये 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट को ही 0 बना देगा, तो इसीलिए परिमेय संख्या का रूप तब नहीं रहेगा, इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 3/4, तो 3/4 किसी से कटने वाला है नहीं है, तो नहीं कटने वाला रहेगा तो उसी को कहेंगे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 या 15/12, अब देखिए ये कटने वाला है कि नहीं है, 15/12 5 3 काम से कटेगा ना, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, यानी 5/4। तो यही कोई यानी कटने वाला नहीं होना चाहिए। तो उसी को जो कटने वाला रहता है ना, कॉमन का मतलब हुआ ये 3 काम से दोनों कट गया, तो 3 इसमें कॉमन आ गया। 15/12 में 3 काम से दोनों कटा, 15 भी 3 काम से कटा और 12 भी 3 काम से कटा, तो 3 इसका कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में मिलने वाला हो गया, इसी को कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है, परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता। यदि रहता भी है तो उसको हटा देना चाहिए, इसके बाद बनाना है। तो याद रखना ये बात सबको। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 3/4 जैसे मान लेते हैं कि 5/6, और भी कह सकते हैं -7/8। देखिए इसमें कोई ऊपर कटने वाला है, अंश और हर में कोई नहीं कटने वाला है, तो या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है और 0 भी नहीं है। तो ये भी नियम फॉलो कर रहा है, ये भी नियम फॉलो कर रहा है। और p/q कह रहा है पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक हर है और ऋणात्मक अंश है, तो दोनों में हो सकता है, दोनों धनात्मक भी हो सकता है, दोनों ऋणात्मक भी हो सकता है। दोनों ऋणात्मक होगा तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी है कि अंश और हर में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो वह धनात्मक में ही बदल जाएगा। तो इत्यादि हम कर लेंगे। इस ऐसे ही बहुत सारा ऐसे होगा, तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक में भी होता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सही बात है। अब इनको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक का रहा है एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है। तो परिमेय संख्या तो बटा के रूप में होता है, आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो जिसका रूप बटा का रूप यानी p/q का रूप होता है, तो इसमें कुछ नहीं बटा है, अपना मन से बटा एक दे देंगे ना। तो यहाँ पे हम भी यही बात बताए हुए थे ना, तो इसलिए बात याद रखना, कोई भी बटा ना हो तो उसके बटा 1 रहता है। तो हम पूर्णांक को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो जैसे ये तो ऋणात्मक पूर्णांक था, तो धनात्मक पूर्णांक में भी वही होगा कि 12/ने कुछ है तो प्लस बटा में 1 दे देंगे, 12/1, ये भी पूर्णांक में बदल गया। तो यही कहा रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, चाहे वह धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो। तो इसको क्या कहेंगे, इत्यादि। फिर इसके बाद है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट है कि भिन्न जो होती है बटा के रूप में, और परिमेय संख्या भी होती है बटा के रूप में। भिन्न भी बटा के रूप में और परिमेय संख्या भी बटा के रूप में, तो दोनों होती है बटा के रूप में। इसीलिए भिन्न को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या को भी भिन्न कह सकते हैं। लेकिन याद रहे परिमेय संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है,
लेकिन भिन्न में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। इसीलिए यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वहाँ पे ऊपर नीचे अंश और हर में देख लेना है, काट के हटा देना है, तो जो भी बचेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड खत्म होगा तो परिमेय संख्या रूप ले लेगा। जैसे यहाँ पे प्रत्येक भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि 15/12 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसको काट के हटा देंगे, इस बटा के रूप में है ना, फिर भी इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। भिन्न का रूप लिया है ना, तो भिन्न में तो कोई भी आ सकता है। जैसे -11/12, 15/18, 24/25, -31/33, तो ये सारा सब यानी बट्टा के रूप में जो भी रहेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। तो याद रखना, भिन्न को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, इत्यादि। तो आप लोग यदि समझ रहे होंगे तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इसके बाद आगे देखते रहिए। इसी तरह से मज़ेदार होकर के आप लोगों को भी सारा सब समझाएंगे, एक एक करके बात समझाएंगे। वीडियो का अंत तक बना रहिए। अगले हैं पूर्णांकों और भिन्नों को एक साथ रखने पर क्या कह रहे हैं, पूर्णांक अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक, अब भिन्न वही बट्टा का रूप, अब भिन्न को ही तो परिमेय कहते हैं, एक साथ रखने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। किसका समुच्चय? स्पष्ट है ना, पूर्णांक भी नहीं कुछ है तो बट्टा में रहता है, पूर्णांक भी नहीं कुछ रहता है तो किस में रहता है, पूर्णांक भी नहीं कुछ है तो बट्टा में रह सकता है, बट्टा में रह सकता है, और परिमेय तो है ही है। तो ये सारा सब किसका रूप ले लेगा, किस समूह का, तो परिमेय का ही रूप लेगा ना, सब तो एक बट्टा का रूप में आ जाएगा, नहीं कुछ है तो बट्टा में दे सकते हैं। यही इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं का समूह, और समूह को ही परिवार कहा जाता है। तो याद रखना है, परिवार के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, समूह के रूप में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों पर निर्भर है कि किस तरह से बात को समझ रहे हैं, किस तरह से आप लोग याद रख रहे हैं, तो उस तरह से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो पूर्णांक याद रखना है, पूर्णांक बटा के रूप में भी होता है, इसीलिए पूर्णांक और भिन्न को दोनों को मिला देंगे तो परिमेय संख्या का रूप ले लेगा। पूर्णांक और भिन्न को मिला देंगे तो किसका रूप ले लेगा, परिमेय संख्या का रूप ले लेगा। परिमेय संख्या का समूह बन जाएगा। समूह का अर्थ होता है ग्रुप, ग्रुप में कम से कम 2 होता है, उससे अधिक जितना भी हो, तो कम से कम 2 होता है, एक पूर्णांक भी ले लेंगे, एक परिमेय भी भिन्न भी ले लेंगे, उससे 2 हो गया, अधिक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं। उतना एक बात उनको हम समझ सकते हैं, वह एक परिमेय समूह का रूप हो गया। फिर इसके बाद देखिए अगले, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ये बात बताए हुए हैं कि प्राकृत संख्या को यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारा सब क्या है, गिनती की संख्या, डॉट डॉट जहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये सारा सब किस में होता है, प्लस में होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है, ये स्पष्ट याद रखना है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पूर्णांक कहा गया कि धनात्मक तो हुआ ही हुआ, ऋणात्मक नहीं है, तो धनात्मक को भी पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक नंबर को भी पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे गिनती में होता है धनात्मक, इसीलिए इस धनात्मक पूर्णांक को भी हम पूर्ण संख्या पूर्णांक कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं, कहा जाता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक कहते हैं। तो याद रखना है, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, तो यहाँ पे धनात्मक है तो उसको भी तो हम पूर्णांक कहेंगे ना। तो प्राकृत संख्या को भी धनात्मक या प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या को कौन सा पूर्णांक कहा जाता है, तो धनात्मक पूर्णांक कहा जा सकता है। यदि धनात्मक पूर्णांक आप लोगों के बीच ना हो उस ऑप्शन में, तो केवल पूर्णांक यदि ऑप्शन में होगा तो पूर्णांक पर टिक लगा लेना है। फिर इसके बाद अब प्राकृत के स्थान पे यदि गिनती हो तो गिनती में भी टिक लगा, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगला स्टार आपका वही है, पूर्णांक का समूह, यानी संग्रह को हो या समूह को हो या उसका परिवार को हो, बस वही सारा सब होता है। तो पूर्णांक का समूह गिनती संख्याओं के समूह से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्णांक का समूह जो होता है गिनती संख्याओं के समूह से बड़ा होता है, गिनती की संख्याओं के समूह से बड़ा होता है। तो अब पूर्णांक का पूर्णांक में क्या होता है, याद रखना है कि माइनस में भी होता है, माइनस में भी होता है,
और प्लस में भी होता है, ये दोनों होता है। और गिनती में क्या होता है, केवल प्लस से ठो होता है। तो स्पष्ट है ना, गिनती में केवल प्लस से ठो होगा और पूर्णांक में प्लस और माइनस वाला दोनों संख्या होगा। तो बड़ा कौन होगा, दोनों मिलाकर ना बड़ा होगा। तो दोनों मिलाकर बड़ा होता है कौन, तो पूर्णांक बड़ा होता है। ये इसीलिए कहा गया पूर्णांक का परिवार जो होगा गिनती संख्याओं के परिवार से बड़ा होगा, यानी गिनती की परिवार पूर्णांक से छोटा होगा। ये भी आप लोग याद रखना है। इसका इन्वर्स भी, उल्टा भी याद रखना है। यदि जो बड़ा होता है, जिससे बड़ा होता है, वह उससे छोटा भी हो सकता है, होगा। पूर्णांक का समूह गिनती की संख्याओं के समूह से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं गिनती की संख्या पूर्णांक की संख्याओं के समूह से छोटा होता है। तो अब देखिए ये बड़ा क्यों होता है, गिनती संख्याओं के समूह से पूर्णांक बड़ा क्यों होता है। तो क्योंकि पूर्णांक में देखिए प्लस वाला यानी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होता है। जबकि गिनती की संख्या में केवल टू केवल धनात्मक होता है, यानी प्लस भी का मतलब हम आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में समझाए हैं कि प्लस भी का अर्थ होता है पॉजिटिव, इसको हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक। अब माइनस भी का अर्थ होता है निगेटिव, इनको कहते हैं ऋणात्मक। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसीलिए देखिए इसमें केवल एक ही होता है, प्लस वाला ही होता है, पूर्णांक में दोनों होता है। इसीलिए प्राकृत यानी पूर्णांक का समूह जो होगा गिनती से बड़ा होगा। तो आप लोग ये भी बात समझ गए होंगे। अगला स्टार है परिमेय संख्याओं का समूह पूर्णांक के समूह से बड़ा होता है। परिमेय संख्या का समूह पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। हाँ, ये भी बात स्पष्ट आ गया। अब देखिए पूर्णांक वाला तो क्या होता है, उसमें केवल प्लस बटा वाला नहीं होता है, पूर्णांक में बटा वाला नहीं होता है। लेकिन परिमेय में क्या होते हैं, बटा वाला भी होता है, पूर्णांक बिना बटा वाला भी होता है, बिना बटा वाला भी, दोनों आ गया, बटा वाला भी बिना बटा वाला भी। तो बटा और बिना बटा वाला किस में आएगा, परिमेय में ना। तो इससे पहले समझाए थे ना, नहीं कुछ भी रहेगा तो बटा में एक रहेगा तो हम उसको भी परिमेय संख्या कहेंगे, और जो बटा में रहेगा उसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। दोनों आ गया। तो परिमेय संख्या में बिना बटा वाला और बटा वाला दोनों आया, और पूर्णांक में केवल टू केवल बिना बटा वाला होता है, पूर्णांक में कोई तरह की बटा वाला नहीं होती है। इसलिए पूर्णांक प्लस और माइनस केवल दो ही में होता है, इसलिए वह छोटा होगा, यानी पूर्णांक का समूह जो होगा परिमेय संख्याओं के समूह से छोटा होगा। तो अर्थात कह सकते हैं परिमेय संख्याओं का समूह पूर्णांक के समूह से बड़ा होगा। नेक्स्ट स्टार, परिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह, उसी को कहेंगे समूह या संग्रह, को किन से सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को क्यू से सूचित करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बना रहिए और एक एक बात को फिर से समझते चलिए। और जहाँ पे आपको लिखने ना आए, वीडियो को रोक करके पहले उस बात को लिख लेंगे अच्छी तरह से, जैसे जैसे बताते चलते हैं उसी तरह से कॉपी में लिखते भी चलेंगे, ताकि एक एक बात आप लोगों के समक्ष रहेंगे, तो कभी भी याद करने में, समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो एक एक बात को याद रखेंगे तो पूर्णतः आप लोग कहीं नहीं, कोई भी क्वेश्चन से चूक नहीं होगा, एक A to Z क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टार है समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, तो समतुल्य परिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जो जिसमें अंश और हर दोनों में समान से गुना किया जाता है, समान संख्या से गुना किया जाता है। तो वही बात होता है समतुल्य, मतलब सम माना बराबर, तुल्य माना तुलना करना, यानी समान, सम माना समान, सम माना बराबर, सम माना क्या होता है बराबर, सम माना बराबर, और तुल्य माना तुलना, यानी कि बराबर संख्याओं से तुलना करना है, उसी को हम परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या में बराबर संख्या से तुलना करेंगे तो उसी को हम कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। स्पष्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब यह एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों में समान संख्याओं से गुना करने पर प्राप्त होता है। वही बात हुआ ना, यह एक ऐसी परिमेय संख्या है, यह एक
ऐसी ये परिमेय संख्या है कि समान संख्या से अंश और हर दोनों में समान संख्याओं से गुना करने पर प्राप्त होता है, उसे समतुल्य परिमेय संख्याएं अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये था समतुल्य परिमेय संख्या का डेफिनेशन। तो अब इनका एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे कि समान हद से कैसे करेंगे। तो हम जैसे में एक नंबर लिख चुके हैं, एक परिमेय संख्या लिख चुके हैं, इसी में समान संख्या जैसे 5/7 है तो 5/5 अंश में भी यदि हम 6 से गुना करेंगे तो हर में भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर दोनों में समान संख्याओं से गुना करना है, तो इसलिए समान से कर रहे हैं गुना। फिर इसके बाद 5/7 में 5/7 में यदि हम 8 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। 5/7 में 5 में यानी अंश में यदि हम 11 से गुना करेंगे तो हमको हर में भी 11 से ही गुना करना पड़ेगा। और यदि 5/7 में यदि अंश में हमको 12 से गुना करना पड़ेगा तो हर में भी 12 से या 14 से करना पड़ेगा, 15 से 19 से, जितना भी से अंश में करेंगे उतना ही से आपको हर में भी करना होगा। तो इसी सबों को हम क्या कहेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या। तो 5/7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5/7 का समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो अब देखिए 6×5 = 30 /7 6 के 42 यानी 7 6 जा 42, 7 6 के 42, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56, 11 5 जा 55 और 11 7 जा 77, 19 5 जा 95 और 19 7 जा 133। तो यही है इसका समतुल्य भिन्न, यानी समतुल्य माने समान से गुना किया हुआ। फिर इसको देखो काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो 5/7 न बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा तो 7/8 5/7 न बचेगा। तो यही सारा सब था, इसी तरह से सारा सब में है। तो आई होप, मुझे आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल का अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जितने भी वीडियो देखें आप लोग, तो उस वीडियो को देख करके आप लोग को वीडियो देखने में कैसा लगा तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। तो उनसे हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता यही है कि वीडियो देखें तो स्टूडेंट को अच्छा लगा तो ही कमेंट किया, अच्छा प्यारा सा कमेंट रहता है, तो इससे आगे वाला वीडियो बनाने में और हम लोगों का मज़े आता है, और दिलचस्प के साथ आप लोगों के बीच समक्ष आने में पूरा दिल खुशी होती है। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।